गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर को अभी हम पढ़ रहे हैं और विलियम शेक्सपियर की पहले सेगमेंट में मैंने आपको उनकी फेमस ट्रेजेडीज़ को डिस्कस किया था और आज अगले सेगमेंट की तरफ हम एंटर कर रहे हैं और इस सेगमेंट में हम विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज़ को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनकी समरी आपको हम ज़रा हिंदी में आपकी अपनी लैंग्वेज में बेहतर ढंग से सुनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ में उसी सेगमेंट की आज की पहली कॉमेडी है एज़ यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स, एज़ यू लाइक इट की समरी हम आपको सुनाएं, लेकिन उससे पहले ताकि उस कहानी को आप अच्छे ढंग से समझ पाएँ, आप तो अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें उस कहानी के लीडिंग कैरेक्टर्स की जानकारी हो, क्योंकि लीडिंग कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी मूव करती है। तो हम पहले उन लीडिंग कैरेक्टर्स को ज़रा डिस्कस करते हैं आपके साथ, उसके बाद कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले। क्या है सेटिंग? एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की इस प्ले की एज़ यू लाइक इट की फ्रांस है, डची फ्रांस है। तो डची फ्रांस की ये एक स्टोरी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और जिसे टाइटल दिया है एज़ यू लाइक इट। एज़ यू लाइक इट में मेन कैरेक्टर्स आपके सामने। तो मेन कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, सबसे पहला जो कैरेक्टर है जो कि हु इज़ द हीरो ऑफ दिस प्ले, ओरलैंडो। देन ओलिवर। ओरलैंडो, ओलिवर, ये दोनों भाई भाई हैं और ये दोनों बेटा हैं सर रोलैंड डी बॉयस के। रोलैंड डी बॉयस एक इस प्ले के मेन या लीडिंग कैरेक्टर्स में ही के काउंट होते हैं, लेकिन जब प्ले की शुरुआत होती है तो ये एक्चुअली इनकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन इनके 2 बेटे ओरलैंडो और ओलिवर। अगला कैरेक्टर है जैक्स है। इनफैक्ट जैक्स जो है वो इस ड्यूक सीनियर का एक बड़ा ही ट्रू पार्टनर होता है। जब ड्यूक सीनियर, जैसा कि अभी कहानी में आप समझेंगे कि ड्यूक सीनियर का इनफैक्ट है क्या, रोल क्या है, लेकिन ये एक ड्यूक थे। लेकिन दरअसल इनका अगला कैरेक्टर जिसकी मैं बात करूं वो है ड्यूक फ्रेडरिक, क्योंकि ड्यूक सीनियर को बताने या समझने के लिए मुझे ड्यूक फ्रेडरिक के पास भी जाना होगा। ड्यूक फ्रेडरिक जो कि अभी करेंट में डची का ड्यूक है और इसके भाई थे ड्यूक सीनियर। तो ये ड्यूक सीनियर को वेनिश कर दिया है, दरअसल ये एग्जाइल हैं, इन्हें निकाल दिया था ड्यूक फ्रेडरिक ने, जो इनका छोटा भाई है। अगले कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, रोजालिंड। रोजालिंड इनफैक्ट जो डॉटर है वो ड्यूक सीनियर की डॉटर है। प्ले में शी डिस्गाइज्ड हर सेल्फ एज गाइनीमेट। इसमें प्ले में उसने अपने आप को गाइनीमेट की तरह, प्ले के अगले सीन में मतलब बिगनिंग के बाद जब मिड में आएगा प्ले, तो ये अपने आप को छुपा लेती है, अपनी पहचान को छिपा लेती है, एक लड़के के वेश में आ जाती है और वो गाइनीमेट। अगली मेन कैरेक्टर है इस प्ले की सीलिया, और सीलिया बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की और इसने भी अपनी पहचान को छिपा लिया था, बाद में एलिना बन गई थी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं सीरीज में है टचस्टोन है और फोइबी है अगली कैरेक्टर। ये फोइबी जो कि सिल्वियस के साथ दरअसल इसका जो अफेयर है वो है, बाद में इसकी मैरिज हो जाती है। टचस्टोन की भी एक्चुअली मैरिज होती है, वो ऑड्री के साथ होती है। अब हम प्ले को एक्चुअली इस पे जाएं उससे पहले ये प्ले के मेन कैरेक्टर्स आपके सामने हैं। मैं चाहूँगा सहूलियत के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं और आप इन प्ले को ठीक ढंग से समझ पाएँ, इसके लिए आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। लीजिए। ओके, थैंक यू। अब
नाउ वी जस्ट कम ऑन द प्ले। तो प्ले की ओपन होता है, डची से ही ओपन होता है एक्चुअली, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले जो फ्रांस में जिसकी सेटिंग है। और हाँ, एक बात और आपको इम्पोर्टेंट है कि प्ले का सोर्स क्या है। सोर्स इनफैक्ट लॉज का एक प्ले था रोजालैंड, उससे मैच खाता हुआ ये प्ले है। तो वही दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के ऊपर मैं कहानी पे जाने से पहले एक और फैक्ट ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे, और जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो लोग कोई और नहीं थे, इनफैक्ट वो यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स को दरअसल एक जेलसी थी विलियम शेक्सपियर से, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी विट्स आप इनफैक्ट हैं क्या, वो लोग जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ताल्लुक़ रखते हैं, राइटिंग का काम करते हैं। मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, और ये वो यूनिवर्सिटी हैं वो उस दौर से लेके आज तक दुनिया में एक बड़ा स्थान बनाए हुए हैं, एक बड़ी रैंक बनाई, एक बड़ा ग्रेड है इन दो यूनिवर्सिटीज़ का पूरी दुनिया में। और उसी यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर्स थे, और इसके साथ साथ ये राइटिंग का काम करते थे। लेकिन विलियम शेक्सपियर जो था वो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं था, लेकिन उसका नाम उसके जीते जी इनसे ऊपर पहुंच गया था। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी विट्स उससे दरअसल जेलसी रखते थे। एक वजह ये भी था कि उन विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस का जो सोर्स है वो वही लोग हैं। ये भी बात थी, वो कहते थे कि प्रोडक्ट हमारा है, लॉन्च ये कर देता उनके कैरेक्टर या उनकी थोड़ा सा सेटिंग या थीम को चेंज करके, लेकिन सोर्स उसे इनसे मिलता है, यूनिवर्सिटी विट्स के अपने प्रोडक्ट से। वो ऐसा उनका एलिगेशन था। खैर, अब हम आते हैं इस प्ले पे, और इस प्ले को जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एज यू लाइक इट, हम इसको ओपन करते हैं। तो प्ले का ओपन होता है, इनफैक्ट गाइज वो इन दो कैरेक्टर ओरलैंडो और ओलिवर के साथ ही शुरुआत होती है। एज यू लाइक इट प्ले की शुरुआत इन्हीं के साथ होती है। दरअसल सर रोलैंड डी बॉयस, इनकी डेथ हो गई। इनके दो बेटे हैं, ओरलैंडो और ओलिवर। ओलिवर बड़ा बेटा है, ओरलैंडो छोटा बेटा है। ओलिवर को के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है दरअसल उसके फादर के गुजर जाने के बाद कि वो अपने छोटे भाई की तालीम अच्छे से करे, उसे अच्छे से उसकी ब्रिंगिंग अप करे, उसका लालन पालन पोषण अच्छे से करे, साथ ही साथ उसकी एजुकेशन अच्छे से करे दे। और इनके अलावा जो प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर है, उस शेयर को भी तरीके से और उतना ही दे जितने का वो हकदार है। इन दोनों ही चीज़ों पे, इन सारी बातों पे ओलिवर की नीयत ख़राब होती है। उसे लगता है कि अगर मैं इसकी पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, खर्चा ज़्यादा होगा, मैं क्यों कराऊं। दूसरा, इसे प्रॉपर्टी दें, वो मैं क्यों दूं। हालांकि और सर रोलैंड की डेथ जब हुई थी उससे पहले उन्होंने अपने बेटे से ये कहा था कि देखिए ओलिवर, तुम हमारे बड़े बेटे हो और तुम हमारे बाद इस प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक धर्म निभाना है। वो धर्म दरअसल ये होगा कि आप अपने छोटे भाई की परवरिश अच्छे से करना और उसे प्रॉपर्टी में बराबर का शेयर देना। और लेकिन ओलिवर इस सब का पालन नहीं करता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो और तो और ओरलैंडो को मारना चाहता है ताकि सारी प्रॉपर्टी का फिर वो एक खुद हकदार बन जाए, उस प्रॉपर्टी पे उसका अपना आधिपत्य हो जाए, स्वामित्व हो जाए। ये ओलिवर की अपनी दरअसल एक सोच थी। इसी सोच में वो आगे चलता है। इधर होता क्या है कहानी में, दूसरी तरफ ड्यूक फ्रेडरिक जो कि सर रोलैंडो के एक प्रतिद्वंदी थे, उनके साथ उनके अच्छे टर्म्स नहीं थे, तो इन्हीं की अपनी एक कोर्ट में एक रेसलर था, एक पहलवान था जिसका नाम चार्ल्स था। तो इधर इन्होंने ड्यूक फ्रेडरिक ने एक अपने उस दरअसल रेसलर चार्ल्स से ये कहा कि आप ऐसा करिए। दरअसल इन्होंने एक रेसलिंग का एक कोर्ट बना रखा था, उसमें एक मैच रखा था, और उधर ओरलैंडो और ये बड़ा फेमस चार्ल्स जो था एक फेमस रेसलर था, फेमस पहलवान था जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ओरलैंडो भी दरअसल एक यंग मैन था, वो भी चाहता था कि हम रेसलिंग की दुनिया में एक बेजोड़ बादशाह बने, और ये चार्ल्स
जो इस ड्यूक का पसंदीदा पहलवान है, रेसलर है, उसे पटकनी दें उसमें, और ताकि हम एक बेस्ट रेसलर की खिताब हमारे सिर सजे। ये वो भी सोच रहा था ओरलैंडो, तो वो भी तैयारी करता था। वो सोच रहा था कि हम इसे गिरा देंगे और हम फिर एक बेहतरीन और एक अच्छे रेसलर बन के सामने आएंगे दुनिया के। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूँ इस कहानी में कि इन्होंने ड्यूक फ्रेडरिक, इधर ओलिवर, एक साइड में ओलिवर एक बड़ा भाई था, ओरलैंडो की संपत्ति को हड़पना चाहता था कि किसी भी तरह से इसे ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारा हक हो जाए। कहानी का एक पक्ष ये था, और दूसरी साइड एक ये चल रहा था कि ड्यूक फ्रेडरिक छोटा था, ड्यूक सीनियर बड़े भाई थे इसके, इसने उन्हें बेदखल कर दिया, अपने बड़े भाई को, ड्यूक सीनियर को, और उन्हें देश से निकाल दिया, उनको एग्जाइल कर दिया। तो उन्होंने, और उस पर जो क्राउन था उस पर खुद अपने सिर को इसने सजा लिया था ड्यूक फ्रेडरिक ने। तो दोनों तरफ हम कहानी पर अगर एक साइड को कर दें और इस पर अगर थोड़ा सा नज़र डालें कि इधर बड़ा भाई और इधर छोटा भाई है, ये बड़ा भाई भी गलत कर रहा है अपने छोटे भाई के साथ, ये छोटा भाई बड़े भाई के साथ करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। ये जब आज से 500 साल पहले जब इस तरह के प्ले को लिखा गया था कि हमेशा छोटा ही गलत होता है या हमेशा बड़ा ही गलत होता है, ये नीयत होती है लोगों की, गलत बड़ा भी पाप कर सकता है अपने छोटे के लिए और छोटा भी कर सकता है बड़े के खिलाफ, एक कॉन्स्पिरेसी जिसे हम कहते हैं। तो खैर अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। तो इन्हें ड्यूक सीनियर को निकाल दिया, और इन ड्यूक सीनियर ने जो दरअसल जब इन्हें एग्जाइल कर दिया, निकाला कर दिया, तो फिर इन्होंने एक जगह दरअसल तलाशी, वो थी फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन। ये ऑर्डिन फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन है, ये एक जंगल है, इस जंगल का नाम ऑर्डिन है। इस ऑर्डिन जंगल में ही जाके इनके लिए दरअसल एक शेल्टर बन गया था, एक शरण स्थली बन गया था। तो ये अपने कुछ साथियों के साथ, और उन्हीं में से थे एक जैक्स और कुछ और इनके जो पार्टनर्स थे, उन्हें साथ लेके ड्यूक सीनियर अपने आप को ऑर्डिन के उस जंगल में रहने लगे, एक छोटी सी एक झोपड़ी बना के इन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को जरा गुजारने लगे। तो ये चल रहा था, और दूसरी तरफ ये होता है, अब ओरलैंडो भी तैयारी कर रहा था, इधर चार्ल्स तैयारी कर रहा था, वो तो अपने में एक प्रोफेशनल रेसलर था ही, और ड्यूक फ्रेडरिक ने वो मैच तय कर दिया। अब इधर ड्यूक फ्रेडरिक का वो पहलवान, वो रेसलर चार्ल्स, वो ओलिवर से मिलता है और ये कहता है कि तुम्हारा भाई हमारे से रेसलिंग का मैच रखेगा, उसे समझाइए ना। लेकिन दरअसल ओलिवर नहीं चाहता था, ओलिवर ये जानता था कि ये कैसे भी इसके साथ इस तरह से मैच हो जाए, इस तरह से गेम हो जाए ताकि चार्ल्स इसका काम तमाम कर दे, तो हमारा कांटा निकल जाएगा। ये ओलिवर की सोच थी। तो ये होगा कैसे? तो ओलिवर ने ये दिमाग लगाया कि हम जरा चार्ल्स को थोड़ा सा भड़का दें। तो जब चार्ल्स मिला तो ओलिवर उससे ये कहता है कि देखिए, तुम्हें हराने के लिए हमारा भाई ओरलैंडो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसे मतलब तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ सकता है, तुम्हारी हत्या भी कर सकता है। वो इस माइंड सेट का आदमी है और वो इसी तरह से तैयारी कर रहा है। तो चार्ल्स को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि अच्छा, इसकी मतलब ये तैयारी, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। तो चार्ल्स ने कहा ठीक है, हम इसे देखते हैं। तो मैच का दिन आया, जो जिस दिन सेट किया गया था, वो तारीख जब आई तो उस तारीख पे ओलिवर का भाई ओरलैंडो पहुंचता है और उधर चार्ल्स पहुंचता है। ड्यूक फ्रेडरिक भी वहां पे वो विटनेस बनने के लिए उस रेसलिंग के मैच का आ गए, और इसके साथ साथ रोजालिंड, सीलिया, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आए। हुआ ये कि ओरलैंडो भी एक अच्छी मसल्स का एक यंग मैन था, वो भी एक दरअसल वेल बिल्ट पर्सन था, उसकी भी अपनी तैयारी थी। मैच की शुरुआत होती है। फ्रेडरिक शुरू करते हैं कि ठीक है, अब डिक्लेरेशन करते हैं कि मैच की रिंग में दोनों पहलवान उतरे। दोनों पहलवान आते हैं
ओरलैंडो ने, दरअसल वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं था, बावजूद इसके उसने चार्ल्स को धूल चटा दी मैदान में, चार्ल्स को हरा दिया। चार्ल्स को बहुत बुरा लगा और इस चीज़ को देखते हुए फ्रेडरिक को भी गले यूँ नहीं उतरा कि वो जिस पहलवान ने दरअसल चार्ल्स को हराया था वो उनका दुश्मन रोलैंड का बेटा था। वैसे तो उन्हें वो ठीक था, कोई भी ये नया पहलवान उनके यहाँ पे उनकी डची में निकल के आएगा, उनके कोर्ट में रखा जाएगा अब उसे, लेकिन दरअसल उसे कोर्ट में तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके दुश्मन का बेटा था। लेकिन अब आगे ये हुआ इनफैक्ट कि ड्यूक फ्रेडरिक जैसे ही उनका पहलवान, उनका अपना रेसलर चार्ल्स हारता है, वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। ओरलैंडो ये देखता है, ओरलैंडो वहाँ पे विजेता बनता है। बहुत सारे लोग ओरलैंडो के लिए बोलते हैं, ओरलैंडो का उत्साहवर्धन करते हैं जब वो निकल के आता है वहाँ से। रोजालैंड भी इस सीन को देखती है। रोजालैंड उसकी मसल्स पे, उसकी कद काठी पे और जिस तरह से उसने उस रेसलर को उस गेम में हराया था, वो इतना ज़्यादा दरअसल उससे इम्प्रेस होती है कि उसे पहली नज़र में वो चाहने लगती है दरअसल ओरलैंडो को। ओरलैंडो जैसे ही उधर से सामने से गुजरता है, रोजालैंड अपने गले से एक गोल्ड की चैन उतार के उसे दे देती है एज अ गिफ्ट। ओरलैंडो भी उसे ले लेता है। ओरलैंडो उसे रोजालैंड को देखता है, रोजालैंड ओरलैंडो को देखती है, तो ओरलैंडो को भी रोजालैंड एक पहली नज़र में उसे ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है। रोजालैंड के मन में भी ख्याल आने लगते हैं ओरलैंडो के लिए। खैर ये गेम ओवर होता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ओरलैंडो उधर पहुंचता है, ओलिवर को खबर लगती है कि उसका भाई इस मैच में दरअसल जीत के आ रहा है। तो जब ये पहुंचते हैं घर पे, तो इधर दूसरी तरफ इनका एक बहुत ओरलैंडो के यहाँ पे उनके फादर के समय से, सर रोलैंड के टाइम से ही एक सर्वेंट रहता था, उसका नाम एडम था, जो बहुत विश्वास पात्र सर्वेंट था। वो जब पहुँचते हैं तो वो ये बताता है कि एडम, इनफैक्ट तुम्हारा भाई ओलिवर तुम्हें मारने के लिए घूम रहा है। अच्छा है, अपनी जान को अगर आप बचाना चाहते हो तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये डची छोड़नी है, ये जगह छोड़नी है। ये एडम ने सजेस्ट किया ओरलैंडो को, क्योंकि ओरलैंडो के यहाँ पे जो एडम था वो काफ़ी पुराना एक सर्वेंट था रोलैंड के टाइम से। तो उसे दरअसल वो चाहता था कि ये दोनों ही भाई जीवित रहें। ओलिवर नहीं चाहता था कि ओरलैंडो जीवित रहे। तो उसकी खातिर जब ये बात इसने एडम ने बताई तो ओरलैंडो कहता ठीक है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। तो ओरलैंडो जाने का अपना एक तरह से तैयार होता है। एडम कहता है कि तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो एडम ओरलैंडो दोनों चल देते हैं। चलते हुए ये पैदल का ही, जो उनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था जाने के लिए, कोई वाहन नहीं थे, तो एडम ओरलैंडो दोनों पैदल ही निकल लेते हैं। लंबे दूर तक जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट था जो इस पूरे प्ले का दरअसल डची में है, लेकिन इसमें आधा प्ले है वो इसी ऑर्डिन के इस फॉरेस्ट में ही होता है। तो वो जब ओरलैंडो पहुंचते हैं एडम के साथ चलते हुए, ऑर्डिन में पहुंचते हैं, तो ऑर्डिन में जब पहुंचते हैं तो उन्हें ड्यूक सीनियर के लोग मिलते हैं। ये दोनों चलते चलते बहुत थक भी गए थे, बहुत भूख भी लगने लगी थी। एडम ओरलैंडो दोनों को इन्होंने काफ़ी दरअसल बातचीत करी, बोला, मांगा भोजन के लिए। तो इस ड्यूक सीनियर के लोग, ड्यूक सीनियर अपने में ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, तो उसके लोग भी दरअसल उसी तरह के थे। तो उन्होंने इसे भोजन दिया और अपने यहाँ रहने के लिए जगह भी दे दी। और जब हालांकि ये सब कुछ हुआ, उससे पहले दरअसल ये लोग उसके ड्यूक सीनियर से मिलाने के लिए लाए ओरलैंडो को। तो ओरलैंडो ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया ड्यूक सीनियर के साथ कि वो सर रोलैंड के बेटे हैं। अब सर रोलैंड के साथ तो ड्यूक सीनियर के रिलेशन अच्छे थे, तो जब इनके साथ रिलेशन अच्छे थे, इनके एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे एक बहुत करीबी फ्रेंड के बेटे हो। हालांकि ड्यूक फ्रेडरिक के साथ वो नहीं थे, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर के भी आपस में जब संबंध अच्छे नहीं थे, तो कहते ना कि
दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो इधर ये दोस्त के ही दोस्त थे और ये आपस में इनके टर्म्स ठीक नहीं थे, तो इनका फ्रेंड होगा तो उनका नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही था। ड्यूक सीनियर ने कहा आप इस बहुत मस्ती से रहिए, अच्छे से रहिए, ये ऑर्डेन का फॉरेस्ट अब आपके लिए एक अच्छी शरण स्थली बन चुका है, हमारे लोग भी हैं यहाँ पे, आप आराम से रहिए। और अब आप हमारे फ्रेंड के बेटे हैं, मैं आपका अंकल हुआ, हमारे बेटे की तरह से आप हैं, आप रहिए। तो ऑरलैंडो वहाँ पे रहने लगा। और दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, रोजालिंड ने जब ये सब कुछ देखा और ये सारी खबर ड्यूक फ्रेडरिक को लगी। हाँ, कहानी में एक पॉइंट मैंने आपको मिस कर दिया कि रोजालिंड जो बेटी थी ड्यूक सीनियर की और सीलिया जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी, तो ड्यूक सीनियर को जब एग्जाइल किया, निकाला गया, तो उनके साथ उनकी बेटी को नहीं निकाला उसने, फ्रेडरिक ने। उसकी वजह इनफैक्ट ये थी कि रोजालिंड और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया ये आपस में कजिन तो हैं ही, इसके अलावा ये दोनों आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं। सीलिया रोजालिंड के बिना नहीं रह सकती थी। तो फ्रेडरिक भी भाई तेज़ दिमाग का था, तो उसने कहा जब मेरी बेटी इसकी बेटी के बिना मतलब कजिन के बिना नहीं रह सकती है, तो ड्यूक सीनियर को निकाल दो, इसे यहीं रखिए रोजालिंड को, ताकि हमारी बेटी उसके साथ अच्छे से रह सके, रह पाए। तो अब क्या होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक को ये बात पता लगी कि ओरलैंडो के साथ दरअसल ये उसे चीयर अप कर रही थी रोजालिंड, उस मैच के दौरान उसका उत्साहवर्धन रोजालिंड कर रही थी। तो ड्यूक फ्रेडरिक को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, रोजालिंड की इतनी हिम्मत कि हमारे उस दुश्मन के लड़के के साथ को चीयर अप करना, उस मैच में, जो मैच हमारी तरफ से दरअसल ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसमें हमारा अपना रेसलर था, तो हमारे अपने रेसलर को तो ये चीयर अप नहीं कर रही थी, और चीयर कर रही थी तो किसे, ओरलैंडो को। तो रोजालिंड को भी निकालने के लिए उसने बोल दिया। अब रोजालिंड ने कहा कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी यहाँ से। सीलिया ने भी कहा कि अगर आप चले जाओगे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी साथ चलेंगे। ये दोनों बातें जब पता लगी किसे, टचस्टोन को। टचस्टोन दरअसल इन्हीं की ड्यूक फ्रेडरिक की कोर्ट जेस्टर है। कोर्ट जेस्टर से मतलब इस कोर्ट में रहने वाला था, और दरअसल उसका जो एक जोकर टाइप था। विलियम शेक्सपियर के तमाम सारे प्ले में आपको ये कैरेक्टर जरूर मिलेगा, जिसे हम फूल कहते हैं, जिसे विदूषक भी कहते हैं, जोकर कहते हैं। तो वो एक कैरेक्टर जरूर मिल जाता है हर ज़्यादातर प्लेज में। तो ये दरअसल टचस्टोन था उसमें। तो जब ये बात टचस्टोन को पता लगी कि रोजालिंड और सीलिया घर से निकल रही हैं, भाग रही हैं, टचस्टोन ने कहा कि तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे, तुम लोग अगर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसकी वजह ये है कि तुम दोनों के लिए की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों लड़की हो और हम एक पुरुष हैं, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब रोजालिंड और सीलिया दोनों जा रही हैं। अब इनफैक्ट रोजालिंड ने अपनी पहचान को छिपा लिया, अपने आप को एक लड़के की तरह से बना लिया। वो क्या, गायनीमेड। और सीलिया ने एलिना। मैं आपको कहानी आपको क्लियर बनी रहे, कहानी में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं ये नाम गायनीमेड और एलिना ना लेके रोजालिंड और सीलिया ही लूँगा आगे से। अब कहानी के आगे की जो पार्ट है उसमें। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, यहाँ से रोजालिंड गायनीमेड बन जाती है और सीलिया एलिना बन जाती है। ये इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोजालिंड ने अपना क्या नाम रखा था, पहचान छिपा के अपने आप को कैसे रखा था। तो एक बॉय की थी और वो गायनीमेड। तो शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज गायनीमेड एंड सीलिया डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज एलिना। क्लियर? ओके। तो अब ये इस तरह से जाते हैं, टचस्टोन उनको उनके साथ होता है। अब इनके लिए भी दरअसल चलते हुए जो शरण स्थली थी वो क्या बनी, वही फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। अब यहाँ पे जब पहुँचते हैं इधर ओरलैंडो भी वहाँ पे आ चुका था। ओरलैंडो भी बेचैन था, परेशान था। दरअसल उसे भी रोजालिंड की याद आ रही थी। इधर रोजालिंड के मन में भी ख्याल थी, किसके लिए, ओरलैंडो के लिए। रोजालिंड को भी लग रहा था कि ओरलैंडो मिलना चाहिए, ओरलैंडो को भी लग रहा था
कि रोजालिंड ही अब उनकी ज़िंदगी का अगला दरअसल एक हमसफ़र बनेगी। तो अब ये चीज़ें चल रही थी। ओरलैंडो रोजालिंड की याद में उस फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में तमाम सारी पोइट्री लिखता है, कविताएं लिखता जाता है। अब रोजालिंड वहाँ पहुँचती है, रोजालिंड उन्हें समझती है और उन्हें पढ़ती है, देख लेती है कोई लवर है यहाँ पे इस जंगल में। तभी ओरलैंडो उस सब चीज़ को देखता है और वहीं पे ये रोजालिंड, सीलिया ओरलैंडो को मिल जाते हैं। लेकिन ओरलैंडो रोजालिंड को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो एक लड़के के वेश में है। सीलिया भी अब एलिना बन चुकी है, तो ये कोई किसी को पहचान नहीं पाते हैं। कहानी में आगे चलते हैं। इधर दूसरी तरफ ये बात जब पता लगती है ड्यूक फ्रेडरिक को कि रोजालिंड, सीलिया चले गए हैं, वो सीधे से जाके अप्रोच करते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं ओलिवर के पास। ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई ओरलैंडो जो कहीं गायब हो चुका है उसे ढूंढ के लाइए ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हें हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी बेटी सीलिया गायब है रोजालिंड के साथ। ओलिवर भी दरअसल चल देता है। अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब ड्यूक फ्रेडरिक का ये आदेश है कि ओरलैंडो को ढूंढ के लाइए, और ओरलैंडो को ढूंढ के लाओगे तभी हमारी सीलिया भी मिल जाएगी, रोजालिंड भी मिल जाएगी। लेकिन दरअसल रोजालिंड और सीलिया अभी ओरलैंडो के कहने पे नहीं आए थे, कहीं पे भागे थे। लेकिन दरअसल ये है क्या कि ये वजह कुछ यही है। अब दूसरी तरफ ओरलैंडो और ये लोग मिल चुके हैं लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। रोजालिंड फिर भी इसे थोड़ा सा ढांढस बनाती है, समझाती है, कहती है ठीक है आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पे हैं, तुम्हारे साथ हैं, और मुझे कुछ ऐसे जादू भी आते हैं जो हम रोजालिंड को भी ला सकते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, वो करना होगा कि आप हमारे पास डेली आएंगे, हमें भी यहाँ पे रहने के लिए जगह मिले। और वो जगह उसने भी अपनी एक कॉटेज बना ली, एक दरअसल हट बना ली। उसी हट में ये लोग भी रहने लगे। टचस्टोन उनका दरअसल एक गार्ड के तौर पे रह रहा था। तो ओरलैंडो हर रोज़ आता था रोजालिंड से मिलने के लिए, और ये रोजालिंड ने एक शर्त भी रख दी थी कि तुम हमें मनाइए आके। किस तरह से अपनी बिलवेड जो रोजालिंड होगी उसे तुम कैसे मनाओगे, अगर वो गुस्सा होगी तो आप उसे कैसे समझाओगे, ये सारी चीज़ें आप हमें करके दिखाइए। और जब मैं खुश हो जाऊंगी तो मेरे पास एक ऐसे जादू है, मैं रोजालिंड को ले आऊँगी। ये बात ओरलैंडो को अच्छा लग रहा था कि ठीक है हम जरा ऐसा करते हैं। आगे कहानी में क्या होता है दोस्तों कि दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर होती है फोएबी सिल्वियस के साथ। ये फोएबी कैरेक्टर है, ये एक लड़की है, एक ये सिल्वियस, ये दरअसल शेफर्ड होते हैं। अब फोएबी रोजालिंड को देखती है गाइनीमेड के तौर पे, एक बॉय के भेष में। तो अब रोजालिंड से वो भी रोज़ मिलती है। वो दरअसल सिल्वियस रोजालिंड को बहुत चाहता है, लेकिन सिल्वियस फोएबी को बहुत चाहता है, लेकिन फोएबी सिल्वियस को नहीं चाहती है। अब फोएबी सिल्वियस इन सब का मिलना एक जगह पे यहाँ पे होता है हर रोज़ रोजालिंड के साथ। अब रोजालिंड से फोएबी तो मिलती है और फोएबी को रोजालिंड पसंद आने लगती है, क्योंकि फोएबी एक लड़की है और रोजालिंड भी लड़की है, लेकिन वो लड़का बनी हुई है गाइनीमेड। वो बहुत पसंद करने लगती है किसे, रोजालिंड को, इस गाइनीमेड के भेष में। लेकिन सिल्वियस को नहीं है, जबकि सिल्वियस चाहता है फोएबी को अपना हमसफ़र बनाना चाहता है। तो इनफैक्ट होता क्या है कहानी में, इधर ओलिवर आ रहा है अपने भाई ओरलैंडो को ढूंढने के लिए। अब ओरलैंडो को जब ढूंढने आता है तो ओलिवर वहाँ रास्ते में होता है, लेकिन तभी एक बहुत भूखा जो लॉइन होता है वो एकदम दौड़ के आता है ओलिवर के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी बीच में ओरलैंडो आ जाता है। ओरलैंडो बड़ा, जैसा कि आपको पता है कि वो बड़ा मसल्स वाला एक यंग मैन था, तो उसने जैसे ही उस लॉइन ने ओलिवर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, ओरलैंडो बीच में आ जाता है और उस शेर को मार देता है और अपने भाई ओलिवर को बचा लेता है। और इसमें इनफैक्ट ओरलैंडो घायल हो जाता है। अब जब ये सब कुछ देखा ओलिवर का दिल पिघल गया
ओलिवर को ये लगने लगा क्या कि ये ओरलैंडो जिसे हम मारने के लिए यहाँ पे आए थे, और ये दरअसल इसने आके हमारी जान बचाई। अब हम इसके साथ कितना बुरा कर रहे थे, हम इसकी प्रॉपर्टी को भी नहीं देना चाह रहे थे इसके साथ, और हम इसे ख़त्म भी करना चाह रहे थे, और यहाँ पे आए भी हैं हम कुछ इसी इरादे से। लेकिन अब दोनों भाइयों में दरअसल एक भाई वाला प्यार भी उमड़ने लगा ओरलैंडो के लिए ओलिवर के दिल में। ओरलैंडो ओलिवर दोनों साथ रहने लगे इसी ऑर्डिन में आ गए। अब ऑर्डिन में एक जगह में होते हैं जैसे ही अपनी झोपड़ी में, तो उसको वहाँ पे जब ओलिवर को ओरलैंडो उस झोपड़ी में भेज के रोजालिंड के पास जा रहा होता है, तो वहाँ पे रोजालिंड और सीलिया होती है, उन्हें बताता है कि दरअसल एक इस तरह से मेरी आज मैं घायल हूँ, मैं थका हुआ हूँ। वजह उसकी ये है कि मैंने ओलिवर को, जो हमारे यहाँ पे अभी अंदर उस हट में है, उसे मैंने एक शेर से बचाया था, उसमें मैं घायल हुआ हूँ। तो सीलिया वहाँ पे पहुँचती है, सीलिया ओलिवर को देखती है, ओलिवर सीलिया को देखता है। ओलिवर को भी लगता है यार सीलिया उसके लिए बनी है, सीलिया को लगता है ओलिवर उसके लिए बना है। अब इधर ओरलैंडो का रोजालिंड के पास आना, और इधर फोएबी जो लड़की थी, वो रोजालिंड जो लड़की थी गायनीमेड लड़के के रूप में जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगी थी, फोएबी रोजालिंड को चाहने लगी थी। और होता क्या है, अब ओरलैंडो भी थकने लगा यार इस रोजालिंड को रोज़ रोज़ मनाने के लिए, आओ सॉरी गायनीमेड को डेली आते हैं मनाने के लिए, समझाने के लिए, अब इसे छोड़ो यार, काफ़ी कि ये पता नहीं किस तरह की हमारे साथ खेल कर रही है कि हम तुम्हें एक दिन ऐसा होगा कि हम जादू से रोजालिंड को बुला देंगे। अब रोजालिंड आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं क्या है और क्या होगा। और इधर टचस्टोन को भी दरअसल यहाँ पे ऑयड्री नाम के एक जो शेफर्ड की जो होती है उससे देखता है, तो उससे लगाव एक अलग तरह का जो अफेक्शन आने लगता है, और वो अफेक्शन उसका कन्वर्ट हो जाता है दरअसल किसमें, एक उस तरह के प्यार में कि वो भी चाहने लगता है कि हमारी इसके साथ शादी हो। अब रोजालिंड ने ये सब कुछ सेट कर दिया। फोएबी को, जो फोएबी चाहने लगी थी गायनीमेड को, तो उसने कहा कि नहीं नहीं सिल्वियस तुम्हारे लिए बना है। टचस्टोन को कहा कि ऑड्री तुम्हारे लिए बनी है, और इधर सीलिया को बता दिया कि तुम ओलिवर के लिए हो। ये बहुत सारे जो पेयर थे उसने सेट कर दिए। अगले दिन एक वेडिंग की एक डेट फिक्स करती है रोजालिंड की, इस तारीख पे आप सभी पेयर की शादी होगी, और ओरलैंडो के लिए बता दिया कि तुम्हारे लिए तो मैं रोजालिंड लेके आऊँगी। अब होता क्या है कि रोजालिंड गायनीमेड कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तो रोजालिंड लेके आऊँगी, हालांकि गायनीमेड रोजालिंड ही होती है। और इसमें सर जो ड्यूक सीनियर थे उन्हें बुलाया जाता है, सारे जो भी उस ऑर्डिन में लोग होते हैं उन सभी को एक जगह पे किया जाता है, और रोजालिंड इन सभी को लीड करती है, सभी लोगों को एक साथ लेके आती है और कहती है कि ये वाली डेट रहेगी और इस डेट पे ये पेयर होंगे। फोएबी की शादी हम सिल्वियस के साथ कराएंगे, टचस्टोन की ऑड्री के साथ कराएंगे, सीलिया की मैरिज जो है वो ओलिवर के साथ होगी, ओरलैंडो की जो मैरिज है वो रोजालिंड के साथ होगी, और रोजालिंड तब तक हम लेके आ जाएंगे। तो ये जो वेडिंग का डेट थी वो तय होती है। उस डेट में सारे ऑर्डरिन के जो तमाम ड्यूक सीनियर के भी अपने लोग थे वो सारे जब एक साथ आ जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, रोजालिंड अपने आप को जो डिस्गाइज किया था वो अपनी ओरिजिनल वेस में आ जाती है, बताती है कि वो खुद ही रोजालिंड है, और ये सारे पेयर की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स क्या होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक उस ऑर्डिन में जब उसे पता लगा कि ये सारे के सारे लोग जो यहाँ से निकल के गए थे, चाहे वो ड्यूक सीनियर को उसने एग्जाइल किया था वो भी उस ऑर्डिन में है, एक अपनी अलग सत्ता चलाने लगे हैं, एक अलग तरीके का दरअसल उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया है ऑर्डिन में। उधर ओरलैंडो वहीं पे है, ओलिवर को भेजा था ओरलैंडो को पकड़ने के लिए, ओलिवर भी वहीं रुक गया है, जैक्स वहाँ है, रोजालिंड, सीलिया, ये सारे लोग वहीं पे, टचस्टोन भी वहीं पे। तो ड्यूक फ्रेडरिक ने चढ़ाई कर दी, अपनी तमाम फौज के साथ आने लगा कि आज ऑर्डिन में जाके पहले सबसे पहले ख़त्म करेंगे ड्यूक सीनियर को, और बाकी के लोगों को हम जेल में डालेंगे, और इसे सीलिया को लेके हम
अपने वापस घर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये आता है तो एक इनफैक्ट वहाँ रास्ते में एक ऐसा एक हर्मिट मिलता है, एक वो उससे मिलके ड्यूक फ्रेडरिक का जो दिमाग था वो बदल जाता। वो कहता है यार कहाँ तुम इस मेटेरियलिस्टिक इस दुनिया में लगे हुए हो, पैसे के लिए लगे, इस ऐश्वर्य के लिए, इस लग्जरी के लिए, और इसके लिए तुमने कितना गलत भी काम किया है। तुमने अपने भाई को एग्जाइल कर दिया, उसके पास जो क्राउन था तुमने हथिया लिया, ये दरअसल गलत कर रहे हो, तुम्हें जवाब देना होगा ऊपर वाले को। ड्यूक फ्रेडरिक का दिमाग बदल गया कि उसने वाकई बहुत गलत काम किया है, अभी तक एक पाप किया है। ड्यूक फ्रेडरिक उस ऑर्डन में पहुंचता है, ड्यूक सीनियर को इनवाइट करता है और कह देता है कि अब इस राज को तुम ही संभालो और मैं अब एक सन्यासी बनूंगा, एक साधु बनूंगा, एक रियली एक मैं खुद में एक साधु बन के आगे की ज़िंदगी गुजारूंगा। और विलियम शेक्सपियर, अब जैसा कि आप जानते हो कि कॉमेडी, द हैप्पी एंड ऑफ अ प्ले इज़ कॉल्ड कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले द एंड होता है। ये चार जो पेयर थे इनकी शादी हो जाती है। ड्यूक सीनियर को एक बार फिर से डची फ्रांस का ड्यूक बनाया जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक चला जाता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वो ये कि आप हमारे चैनल पर अगर पहले से हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक करते रहिए, बस हमारा फीस इतना ही है। आगे अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।